प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। प्रोग्राम है परदेश से देश तक और आज के इस प्रोग्राम में हम जिस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी का मसला आपके सामने रखने जा रहे हैं उनका नाम मसूद हुसैन है। मसूद हुसैन साहब की कहानी ये है कि वो कहते हैं कि मैं एक अरसे से ब्रेडफोर्ड में रहता हूँ और यहाँ रावलपिंडी में रवात के इलाके में उनका एक प्लॉट है जिसका रकबा है 16 मरले और उन्होंने उनके इस प्लॉट पर उनके बकौल 2 अफराद ने कब्जा कर रखा है। उनमें से एक जो है वो कर्नल रिटायर्ड हैं ज़फ़र ज़हूर साहब और उनके भाई हैं सब इंस्पेक्टर जाहिद ज़हूर। अब ये साहब कहते हैं कि इन दोनों ने जो है वो दोनों अशख़ास ने कब्ज़ा कर रखा है इनकी प्रॉपर्टी पर, इनके इस प्लॉट पर। उन्होंने कहा कि जब हमें पता चला कि हमारे प्लॉट पर कब्ज़ा हो रहा है तो वो यहाँ पर आए तो उन्होंने इनको ज़बरदस्ती कहा कि आप ये कब्ज़ा तो तुम्हारा हम छोड़ेंगे नहीं, तो तुमने जो पैसे लेना ले लो और जितने पैसे हम ऑफ़र कर रहे हैं उतने ले लो। अब मसूद साहब ये कहते हैं कि मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया और मैं चला गया सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में फ़ैसला इनके हक़ में आ गया, लेकिन इसके बावजूद 16 दिसंबर 2018 को यानी आज से चंद दिन पहले 20 से 25 अफराद की मदद से यहाँ पर कर्नल रिटायर्ड ज़फ़र ज़हूर साहब ने प्लॉट पर 4 दीवारी शुरू करा दी और कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी। और ये मौके पर पहुँचे, इन्होंने उनको मना किया तो उन्होंने मसूद साहब कहते हैं कि मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी गई। इसके बाद इन्होंने थाना रवात में एक दरख्वास्त दे दी, लेकिन मसूद साहब की थाने में भी सुनवाई ना हुई और यहाँ पर भी इनकी दरख्वास्त पर कोई FIR दर्ज ना हो सकी। ये मसूद साहब की कहानी है जो इनके बकौल हम तक पहुँची है। हम इस कहानी पर की मज़ीद तफसील हासिल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस पर कानूनी मशवरे क्या हैं, कहानी की मज़ीद जो तफसीलात हैं वो क्या हैं और जो फ़रीक़ मुखालिफ है जिन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं मसूद हुसैन साहब जो हैं वो जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कर्नल ज़फ़र ज़हूर और इंस्पेक्टर जाहिद ज़हूर पर, तो वो क्या कहते हैं, उनका कहना क्या है, ये तमाम चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं आपका तारुफ़ करवाऊँ आपको आपके साथ मेहमानों का। मसूद हुसैन साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं से, जो कि मुतासरा शख्स हैं जिनकी सारी कहानी जो मैंने आपके सामने रखी है। वक़ार बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं ब्रेडफोर्ड में। राजा काशिफ साहब इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे हैं। मियाँ असलम परवेज़ साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो मुतासरा शख्स हैं उनके वकील, उनका भी मौक़िफ़ आपको उनसे भी बात करें। और जो फ़रीक़ मुखालिफ है वो हमारे साथ प्रोग्राम करने पर तो राज़ी नहीं हुए, प्रोग्राम में आने पर तो राज़ी नहीं हुए, लेकिन हमारे नुमाइंदों से उनकी बातचीत हुई है, वो क्या कहते हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले वक़ार बाबर साहब, ये जो एक चीज़ मुझे बताइए, कहानी आपके पास पहुंची, मसूद हुसैन साहब ने आपसे रुजू किया और आप इस प्रोग्राम तक इनको लेकर आए। इस कहानी में ये जो एक लाइन यहाँ लिखी हुई है जो मैंने जिसका हवाला दिया कि अदालत ने इनके हक़ में फ़ैसला दिया, लेकिन इसके बावजूद जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई दूसरे फ़रीक़ की जानिब से। जब अदालत ने इनके हक़ में फ़ैसला दिया तो इनको कब्ज़ा क्यों ना मिल सका? ये इस बारे में क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने वैसे तो इंट्रो में सारी बात बता दी है कि किस तरह हुआ सारा मामला, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि अब लोगों को अच्छी तरह से लोग अवेयर हो चुके हैं कि जो लोग फॉरेन में होते हैं, खासतौर पे UK की बात मैं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे लोग जो होते हैं वो मजबूर होते हैं। मजबूरी उनकी ये होती है कि उन्होंने अपने मकान की मॉर्गेज भी देनी होती है, उन्हें काउंसिल टैक्स भी देना होता है, उन्होंने दीगर जो कर्जे लिए होते हैं उनकी एक साथ भी देनी होती है, जिसकी वजह से ये लोग वहां पे लंबे अरसे के लिए स्टे नहीं कर सकते। और अदालती जो फैसले है उन पे इम्प्लीमेंट जो होता है वो उन्हीं लोगों पे होता है जो बाअसर होते हैं। इन छोटे मोटे जो हमारी तरह के लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उनकी अगर अदालत फैसला दे भी दे तो जो लोग बाअसर होते हैं 15, 20 या 25 लोग लेके वहां पे आके बिठा देते हैं और इस तरह का बंदा जो है वहां पे बेबस हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह इनके साथ भी ये मामला हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे इनका अपना जो छोटा मोटा कारोबार है, जो भी ये जॉब करते हैं, तो उसको छोड़ के उससे ज्यादा नुकसान उनका उस वक्त हो जाता है जब ये लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान में स्टे करते हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन चीजों को देखते हुए वहां पे जो लोग हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं कि ये लोग ज्यादा अरसे के लिए यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते और इनको इस तरह के हथकंडों से हम जो है डरा धमका लेंगे। ये तो हमने देखा है काफी प्रोग्राम्स में, बहुत सारे लोग हमारे सामने आते हैं। वकार बाबर साहब, हमने देखा कि आमतौर पर लोग टारगेट ही करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को कि उनकी अगर यहाँ पर कोई जायदाद पड़ी हुई है तो उस पर कब्जा कर लो, क्योंकि वो इसको परसू नहीं कर सकेंगे। और दूसरा ये है कि वो लोग यहाँ के कानून से ज़्यादा वाकफियत भी नहीं रखते
और जल्दी हिम्मत आ जाते हैं, जबकि यहाँ का जो कब्जा माफिया है वो चूंकि आदी होता है इसका और वो आसानी से टक्कर कर लेता है। यहाँ के लोग भी उनके साथ मिले होते हैं, बाज़ औक़ात तो हमने देखा है कि मुख्तलिफ इदारों के लोग उनके साथ मिले होते हैं, पटवारी मिला होता है, तहसीलदार मिला होता है, तो यहाँ पर आसानी से कब्जा हो जाता है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बेचारा हाथ मलता रह जाता है। ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक कही। अब मैं राजा काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा काशिफ साहब, ये आपका रब्ता हुआ क्या जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कर्नल ज़फ़र ज़हूर साहब और इंस्पेक्टर जाहिद ज़हूर साहब से? हमारे प्रोड्यूसर साहब ने तो बात की उनसे, तो उन्होंने तो कहा कि मैटर इज सब जुडिस, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता आकर, तो इनकार कर दिया प्रोग्राम में आने से। आपको कुछ तफसीलात बताई उन्होंने? जी, वो जो ज़फ़र साहब हैं उनसे जो रब्ता हमारा हुआ है, प्रोड्यूसर साहब का भी हुआ, मेरा भी हुआ, उनका यही कहना है कि मैं, एक तो ये अदालत में वैसे भी मैटर है, दूसरा इसके बारे में उनका कहना था कि हमने गुफ्तो शनीद हमारी जारी थी, लेकिन गुफ्तो शनीद के दौरान ही जो है वो मामला आगे चला गया। वो उनका कहना कि ये है कि मेरे पास आज से ज़मीन नहीं, काफ़ी पुरानी ज़मीन है। दूसरा, असद मैं आपको बताऊं, हमारे जो पिंडी में है ना, रावलपिंडी डिवीज़न में, ये रावलपिंडी डिवीज़न का नवाही इलाका है, जीटी रोड पर चकबेली मोड़ है, वहाँ पे ये 16 मरले की इनका जो है ये ख़ानदानी रकबा, इनका आबाई रकबा, ये इन्होंने परचेज नहीं किया। ज़फ़र ज़हूर साहब ने जो है वो रकबा ज़मीन परचेज की थी। अब इनका 442 नंबर खसरा है जो जीटी रोड के बिल्कुल ऊपर आता है, और जो ज़फ़र ज़हूर साहब और उनके भाई हैं जाहिद ज़हूर साहब, उनका इनकी बैक साइड पे आता है। अब ये थे नहीं इधर पाकिस्तान में, उन्होंने ख़रीदा है लोकल लोगों से, उनका अपना जद्दी रकबा नहीं। अब जद्दी रकबे में इनकी निशानदेही लोगों को नस्ल दर नस्ल पता होता है कि ये इसके वालिद की, ये इनके बेटों की जगह है। अब मसला ये है कि उसने जो पीछे वाली जगह खरीद के, उसने 10-20 लाख रुपए की खरीद के, अब इनकी जो जगह है वो कम से कम इस टाइम पाकिस्तानी वैल्यू उसकी 3-3.5 करोड़ रुपया है। 16 मरले की मेन जीटी रोड के ऊपर जगह है। तो इस वजह से उसके दिल में लालच आया, बंदे हैं नहीं है, बाहर हैं, उन्होंने फिर कब्जा कर लिया। ज़फ़र साहब आगे से कहते तो यही है कि हमारा गुफ्तो शनीद चल रही है, हम जो है अदालत में भी मैटर चल रहा है। अदालत से इन्हें जो है वो स्टे ऑर्डर मिला था कि इस पर मजीद कोई किसी किस्म की स्टेटस को कर दिया था कि मजीद किसी किस्म की तमीरात नहीं होंगी, लेकिन ज़फ़र साहब ने उस स्टे ऑर्डर के बावजूद रातों रात इस पर चारदीवारी खड़ी कर दी। इनकी जो असल मसला ये है कि जब तक इनका पीछे इनके भाई थे मसूद साहब के, जब तक वो हयात थे जुलाई तक, तब तक इस पे कब्जा नहीं हो सका। वो टैगल करते थे मामलात को, वो किसी को इस तरफ आने नहीं देते थे। लेकिन उनकी जुलाई में इंतकाल होने के बाद नवंबर में कर्नल साहब ने देखा कि अब कोई इसका वारिस नहीं रहा, लोग बाहर हैं, ये मालिक जो है वो बाहर हैं, उसने फिर ये धांधली से, जोर जबरदस्ती से इस पर कब्जा कर लिया। इसका हल यही था कि तहसील ऑफिस से, एडीसी आर से, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू से ये एक दरख्वास्त देते कि हमारे जगह की निशानदेही मौके पे कराई जाए ताकि ये डिस्प्यूटेड काम खत्म हो जाए। हालांकि इनकी अपनी ये आबाई रकबा है, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं वहां देनी चाहिए थी दरख्वास्त। आप ये कह रहे हैं राजा साहब कि जो ज़फ़र साहब हैं उन्होंने इसके साथ पीछे एक जगह खरीद ली और उसके साथ इस जगह को मिला लिया। अब कागजात वो उसी जगह के दिखाते हैं और दावा ये करते हैं कि ये देखें, ये मेरे पास कागजात हैं, और हालांकि उसका खसरा नंबर मुख्तलिफ है और उसका मुख्तलिफ है, यानी ये दूसरी जगह के कागजात दिखाकर इसके मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके पास एक जवाज़ है दिखाने के लिए। जी, उस जवाज़ को असद ख़त्म करने के लिए इसका वाहिद हाल ये है कि तहसीलदार मुतलका इनका पटवारी मौके पर खड़ा होकर निशानदेही करे कि अच्छा ये ज़फ़र साहब आपकी जगह है और ये मसूद साहब आपकी जगह है। और ये कि अब तक क्यों नहीं हो सका? इसमें पुलिस का निशानदेही, डिमार्केशन क्यों नहीं हो सकी? डिमार्केशन इन्होंने आबाई रकबा अपना अलग-अलग बहन भाइयों से किया था। बेहतर ये ओवरसीज़ को समझाने वाली बात है कि बेहतर यही होता है जब आप अपना रकबा, आबाई रकबा, जद्दी रकबा अलहदा करते हैं तो मौके पे निशानदेही करके एक तिमा होता है, तिमा काट लिया जाए ताकि वो आपको पता लग जाए ताहयात कि ये मेरी जगह है, आपके बच्चों को भी पता हो कि ये हमारे वालिद की जगह है। इन्होंने वो मौके पे जब इन्होंने किया, थोड़ी सी इनसे ये गलती हुई, इन्हें उसी वक्त निशानदेही करा के उसको रकबे को अपने बंद कर देना चाहिए था। 2-3 लाख रुपया उस पर खर्चा करके चारदीवारी कर देते, कीमती जगह थी। ये थोड़ी सी इनसे शायद नेग्लिजेंस हुई है, लेकिन मसरूफ लोग हैं, बाहर होते हैं, परदेश में है, इनकी भी गलती नहीं है। इनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में जो पटवारी का कल्चर है, लोग तहसील ऑफिस से मिलकर जो है वो निशानदेही भी करवा लेते हैं, निशानदेही भी करवा सकते हैं, और ये इन्हें बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, नहीं तो ये तहसील ऑफिस में इनके लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा, प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अच्छा मसूद साहब, आप खुद चले गए वहाँ पर दरख्वास्त लेकर थाने में कि जी इस शख्स ने अदालती हुक्म के बावजूद यहाँ पर चारदीवारी खड़ी कर ली है, तो आपको थाने में क्या कहा गया, क्या कैसे रिस्पॉन्स किया गया? मुझे पता चला कि आपने दरख्वास्त दी और उस पर FIR भी दर्ज नहीं हुई। बात यह है कि आपको जब हमको पता चला कि इधर उस कर्नल जफर जहूर साहब ने और उनके भाई जो जय जफर है उसने कब्जा करना शुरू किया, तो हम इंग्लैंड से जब आए ना, तो इंग्लैंड से जब आए तो फिर हमने अदालती काम किया, स्टे किया है। उस स्टे के बाद जो है ना वो स्टे हो गया, इनके पास भी कापी आ गई है, सारा कुछ इनको पता चल गया कि इस रकबे पे स्टे लग गया है। जब स्टे लगा तो उन्होंने क्या किया कि पुलिस थाने वाली जो पुलिस है उनके पास हम गए, तो आगे उन्होंने क्या किया कि अतवार वाले दिन जो है ना, अतवार वाले दिन उन्होंने पता चला कि कोई दफ्तर नहीं खुला हुआ, कोई ऐसा कोई मतलब है कि अदालत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अतवार दिन उन्होंने कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो हमने जो स्टे वाले पेपर थे वो थाने में लेकर गए, और थाने वाले कहते हैं जी कि ये पेपर हमारे पास ये पूरे गड्ढे बंद कर ले हो, तो हमको इनको कोई पता नहीं, हम दीवानी केस में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। अच्छा। तो जब उन्होंने ये कहा तो हम सवार वाले दिन दोबारा अपने वकील के पास गए, तो उन्होंने तौहीन अदालत उन पर डाल दी है। अब तौहीन अदालत चल रही है, लेकिन स्टिल जो है ना हमको खतरा है कि ये हमारे ऊपर कोई वार ना कर दें। नहीं, लेकिन तो आपने ये दरखास्त तो दी होगी ना कि भाई चलें, वो सिविल मामलात में तो थाना नहीं पड़ता, ये तो अभी हम मियां असलम परवेज साहब से पूछते हैं, लेकिन सिविल मामलात में मुदाखलत नहीं करते चलें। लेकिन आपने ये तो उन्हें कहा ना कि मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? ना, वो सभी कुछ हमने उनको बोला है। हमने बोला है भाई कि उन्होंने बहुत सारे आदमी खड़े किए हुए थे, तो हमने कहा कि हम खुद उधर जा नहीं सकते, तो मदद तो पुलिस कर सकती है। तो वो कहते हैं जी कि अब देखो ये स्टे टूट गया है। वो पुलिस वाला कहता है देखो यार स्टे टूट गया। हमने बोला कि जो स्टे टूटा है वो जो है वो 443 का खसरा है, वो पीछे वाला खसरा है, हमारा खसरा तो आ गया, हमारी तो स्टे अभी मौजूद है। तो कहता है नहीं जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, देखो स्टे टूट गया है। मैं उनको पेपर भी दिखाया, सारा कुछ किया, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी कोई सुनी नहीं है, जिसकी वजह से ये यहाँ ये प्रॉब्लम बनाया हमारे लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे मियां असलम परवेज साहब आप पहले बताइए, फिर मैं इनके वकील भी हमारे साथ मौजूद है, मलिक असगर साहब भी। लेकिन ये जो एक तो जब एक स्टे मौजूद है और उसके बावजूद कोई शख्स दीवारें खड़ी कर ले, तो वो तौहीन अदालत बनती है और उसमें वो चले गए हैं। तो यहाँ पर पुलिस का फ़र्ज़ क्या था जब ये दरख्वास्त लेकर गए हैं कि जी स्टे ऑर्डर के बावजूद देखिए वहाँ पर चारदीवारी की जा रही है, आप हमारी मदद करें, इतवार का दिन है, अदालतें बंद हैं, तो क्या पुलिस को क्या करना चाहिए था आईनी कानूनी तौर पर? इसमें खान साहब बड़ा लॉ तो बड़ा क्लियर है कि जब कोर्ट ने स्टे ग्रांट कर दिया है, वो मिस्टर मसूद जो है वो चले गया है कोर्ट में, तो कोर्ट ने स्टेटस को ग्रांट कर दिया है, तो कोर्ट के स्टेटस को का ऑर्डर जिस डेट को पास हुआ उस डेट को जो सिचुएशन थी वो बहाल कराए। ये पुलिस की ड्यूटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर स्टे हो गया तो उसके बाद कोर्ट ने वहाँ आगे कोई इंटरफेयर करना है, तो ये पुलिस की ड्यूटी होती है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, वहाँ सिचुएशन को बहाल करें। जो कोर्ट का स्टे का जिस दिन स्टे हुआ उस दिन की सिचुएशन को बहाल करें। लेकिन ये मैं समझे सारे केस में पुलिस की इंतहाई नाअहली है, ये गफलत है, लापरवाही है, और ये है कि दूसरे सबका जो कब्जा ग्रुप है उनको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि वरना जब कोर्ट ने स्टे दिया क्यों इंटरफेयर किया जा रहा है? हालांकि इसके साथ साथ जैसे वो बताया राजा साहब ने कि वो उनकी प्रॉपर्टी बैक पे है, इनकी प्रॉपर्टी फ्रंट पे है, इनकी वैल्यूएबल है, उनकी लेस वैल्यूएबल है, तो उसका तो एक तरीका सेकंड ये भी है कि अंडर सेक्शन 117 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत वो डिमार्केशन में जा सकते हैं बिफोर द तहसीलदार जो है वो उसकी डिमार्केशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पटवारी कानूगो दो बोथ द पार्टीज। वो मौके पे जाता है, उसकी बुरियाँ इस्टेब्लिश करता है, फिर उसकी डिमार्केशन करता है कि नहीं भी तुम्हारा खसरा बैक पे है और इनका खसरा फ्रंट पे है, आपका खसरा वो है, इनका खसरा ये है, लिहाजा आप इंटरफियर ना करें। इसका बेहतरीन हाल तो ये होता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अदारे इतने नालायक हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, गाफिल हैं, कोई मसाइल को हल करने की कोशिश ही नहीं करते। इस मसले का हल दो तरह से हो सकता है। नंबर 1 तो डिमार्केशन के ज़रिए, अगर डिमार्केशन अंडर सेक्शन 117 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट हो जाती है, कोई पार्टी अग्रीव्ड है तो वो उसकी अपील कर सकती है अंडर सेक्शन 161 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट,
और उसके बाद बिफोर द कलेक्टर, अगर कलेक्टर से भी अग्रीव्ड है तो वो बंदा दूसरी पार्टी जो है बिफोर द एडिशनल कमिश्नर जा सकता है। अगर फिर भी वहाँ से अग्रीव्ड है तो अंडर सेक्शन 164 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट वो जा सकता है बिफोर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लेकिन ये है कि जो ये सारे तकाजे पूरे करने होते हैं तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पटिशनर की, जो अग्रीड पर्सन है वो सारे लीगल तकाजे पूरे करे। मगर इस केस में जो सिचुएशन सामने आई है वो यही है कि जो कर्नल लोग हैं उनकी खसरा बैक पे आता है, इनका फ्रंट पे आता है। इसका सादा सा सोल्यूशन ये है, अंडर सेक्शन 117 ये एप्लीकेशन फाइल कर बिफोर द तहसीलदार रेवेन्यू ऑफिसर, वो उसकी डिमार्केशन कर देगा। उसके मुताबिक उनको कब्जा देना चाहिए कि ये आपका खसरा बैक पे, इनका फ्रंट पे, अननेसेसरी इंटरफियर ना करें। सेकेंडली, अब जब उसने एप्रीहेंशन हुई कि ये इंटरफियर कर रहा है तो इंटरफियर करने वाला है, तो उसने फौरी तौर पे ये राइटली ही वेंट टू द कोर्ट के अंडर सेक्शन 52 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 वो चला गया कोर्ट में प्रिवेंटिव ऑर्डर पास कर दिया। उस ऑर्डर को फॉलो करना हर फर्द की ड्यूटी है, वो खा पार्टी हो खा ना पार्टी हो। लेकिन इस केस में स्टे देने के बावजूद पुलिस ने उसको मौका फराहम किया है कब्जा ग्रुप को कि वहाँ कब्जा कर लें, और बाद में इस केस चलता रहेगा। क्योंकि ये फॉरेन नेशनल है और फॉरेन से आते हैं, इनके पास टाइम होता नहीं है, अपनी जॉब में होते हैं, काम पे होते हैं, ड्यूटी पे होते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि इतना लंबा इंतजार करें। तो ये हमारा लिटिगेशन सिस्टम जो है इतना लंबा है, लेंथी है, कोई बंदा अफोर्ड कर नहीं सकता, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर वो दूसरा ये है कि इस टाइम में उनकी बिजनेस कारोबार बुरी तरह मुतासर होता है। इसी बात का जो लोग फ़ायदा उठाते हैं कि ये कर नहीं सकेगा, हम जो ऑफर करेंगे औने पौने हम प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे। मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट पुलिस का है। एक तरीका बंदा है, लगा बंदा तरीका कार है कब्जा माफिया का, कि पहले कब्जा कर लो उसको, वो फिर कहो कि यार तुम बाहर होते हो, जाओ जान छुड़ाओ, इतने पैसे ले लो, नहीं तो ये इससे भी जाओगे, तो ये तुम 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुझसे 40 लाख रुपए ले लो और जाओ, अगर नहीं जाओगे तो 40 लाख रुपए भी जाएगा। तो कुछ लोग मान भी जाते हैं, इसीलिए इनका कारोबार चल रहा है कब्जा माफिया का। जितने भी कब्जा ग्रुप है उनकी यही स्ट्रेटजी है, पहले कब्जा करो, बाद में उसको थोड़ी सी मामूली सी मनी की ऑफर करो, वो बंदा घबरा के अपनी जान छुड़ाने के लिए प्रॉपर्टी दे देता है, इसकी चांदी हो जाती है। ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा आम है। इसको सबसे अहम फैक्टर रोकने का तरीकाकार जो है वो पुलिस है। पुलिस को चाहिए कि वो इंसाफ में मबनी इक़दाम करे। पुलिस यहाँ अपने आप को साइड पे ले जाती है, इंटरफियर नहीं करती, इंसाफ में मबनी फैसले नहीं करती, लोगों के हकूक पामाल होते हैं, ये अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। इस केस में मैं समझता हूँ जब कोर्ट ने स्टे ग्रांट कर दिया, उसका ओनरशिप क्लियर है, खसरा उसका क्लियर है, वो फ्रंट पे है, वो बैक पे है, अननेसेसरी उसको क्यों नहीं रोकते इंटरफियर करने से। उनको चाहिए कि जिस डेट को स्टे हुआ उस सिचुएशन को बहाल करें, और उनको ड्यूटी बाउंड है कि उनको प्रोटेक्शन मुहैया करें। लेकिन इस केस में पुलिस वाले इंटरफियर नहीं कर रहे, प्रोटेक्शन मुहैया नहीं कर रहे। इस तरह वो जो बाहर वाला ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बेचारा परेशान हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, और ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है। इलीगल एक्ट है इनका, इनके खिलाफ सख्त कोई हायर ऑफिसर को कार्रवाई करनी चाहिए। रब्ता किया होगा राजा काशिफ साहब ने पुलिस के, मैं भी उनसे भी पूछा होगा, वो मैं इनसे पूछता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ नाज़रीन के इनके मसूद हुसैन साहब के एक मुलाजिम है जो वहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त ये कब्ज़ा हुआ, मोहम्मद अहमद उनका नाम है। तो मोहम्मद अहमद साहब क्या कहते हैं, उनका ज़रा उनकी बात सुन लें, फिर मलिक असगर साहब के पास आते हैं और फिर राजा काशिफ साहब से पूछते हैं पुलिस क्या कहती है। जी, अहमद मेरा नाम है, मैं इनका मुलाजिम हूँ, इधर ही मैं देखभाल करता हूँ। मैं इधर आया हूँ तो एक कब्जा कर्नल साहब कर रहे थे, 40-50 बंदा लैके इधर बैठे असला उन्होंने कोल मैंने आके मैं पूछा, मैं आके किस तरह तुम कब्जा कर रहे हो जो जगह साड़ी, मैं आके मालिक आन के मालिक को पूछ के फिर तुम ये दीवार करो। वो बहरहाल उन्होंने मेरी नहीं सुनी, वो अपना 40-50 बंदा लाया के तो दीवार अपने खली कर गए। फिर इन्होंने बुलाया, ये आए, फिर मेरे नाम उन्होंने और कोई गल नहीं की, फिर मैं चला गया। तो ये हुआ जनाब, इन्होंने कहा कि ना कब्जा करें, मुलाजिम आदमी तो रिक्वेस्ट ही कर सकता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मलिक असगर साहब कहाँ है, किस लेवल पर है आपका केस, और क्या इस वक्त किस पोजीशन पर है? केस तो उसमें हुआ था, कोर्ट ने स्टेटस को ग्रांट किया जी, उसके बाद इन लोगों को बाकायदा सर्विस भी करवाई गई कि ये कोर्ट ने स्टे कर दिया है, आप इनकी जमीन के ऊपर आप मुदाखलत न करें। इन लोगों ने वक्ती तौर पे तो उस सर्विस को मान लिया। उसके बाद इन्होंने देखा है कि छुट्टियां जो आ रही हैं, अब सैटरडे संडे इन्होंने ये बेहतरीन दिन चूज किए हैं कि चलें ठीक है उस दिन ये कार्रवाई नहीं कर सकते। अब
उन्होंने अपने काफी सारे बंदे लगा के इन्होंने वहां पे कब्जा करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने मुझे फोन किया कि ये पोजीशन बनी हुई है, मौके पे तो इतने सारे लोग आए हुए हैं और वो कब्जा। मैंने इन्हें कहा सिंपली आप चले जाएं, थाना पास है, आप एक दरखास्त है कि हमारी जमीन के ऊपर लोग कब्जा कर रहे हैं, आप मेहरबानी करके मुदाखलत करें। अब ये लोग वहां पे तो गए, लेकिन पुलिस वाले, चूंकि पुलिस वालों को इन कार्रवाइयों का पहले से पता होता है। हाँ जी, बिल्कुल। और कोई भी शख्स, मैं आपको बताऊं ना, हिम्मत नहीं होती कि किसी की जमीन के ऊपर इस तरह इतने बंदे लेके जाके वो कब्जा की आशीर्वाद हो, ये कभी हो नहीं सकता। जी सही। अब ये बेचारे गए पुलिस के पास, इन्होंने कहा है, अपनी दुहाई दी है कि जनाब ये हमारी जमीन है, हम अबावाइदाद से इसके ऊपर काबिज हैं, हम जद्दी मारते हैं, सालम खसरा है, इसमें किसी और दूसरे आदमी का कोई लेना देना नहीं है, आप मेहरबानी करें उन्हें जाके रोकें। लेकिन किसी पुलिस वाले ने उन्हें ये नहीं कहा कि हम आपकी मदद करते हैं, बल्कि उन्होंने यही कहा कि ठीक है जी, ये चूंकि कोर्ट का मामला है, दीवानी मामला है, आप जाएं, जैसे नॉर्मली पुलिस करती है। अब इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है रखवाने की, लेकिन चूंकि ये बेचारे बेबस हैं, इनके साथ कोई मैन पावर नहीं है, पुलिस वाले हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। अब इन्होंने वहां पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अब जिस वक्त इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया, अब दूसरे दिन वर्किंग डे पे हमने इनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस फाइल किया है, जिसमें हम कब्जा करके किसी भी तरह कब्जा वहां पे अपना जमाए, उसके बाद इनको ब्लैकमेल करें कि इतने पैसे हमसे सही दे दें, अदरवाइज कोई मकसद नहीं है। और बाकी इनको जहां तक डिमार्केशन की है, डिमार्केशन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। डिमार्केशन की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये अबावाइदाद से वहां पे मौके पे बैठे हुए थे। नहीं, वो तो सही है। राजा काशिफ साहब तो एहतियातन कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चूंकि इस तरह के हालात होते हैं, तो इसलिए एहतियातन आप अपनी ज़मीन को डिमार्केशन करवा के और आप चारदीवारी कर लें तो सेफ हो जाती है। वैसे तो कानूनी तौर पर आप डिमार्केशन करवाने के पाबंद नहीं है, आप नहीं भी करवाएं तो आपकी जायदाद पर ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई कब्जा नहीं कर वो तो सही है बिल्कुल कानून के मुताबिक। तो आप 200 साल भी ज़मीन पड़ी रहे और उसमें आपने चारदीवारी नहीं कर रखी तो किसी और को कब्जा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये बात तो ठीक है। लेकिन वो तो एक और तरह से कह रहे हैं कि जी चूंकि इस तरह के वाकयात होते हैं तो एहतियातन ये कर लेना चाहिए। राजा काशिफ साहब, पुलिस का इस पर मौक़िफ़ क्या था? ये अब वकील साहब भी ये कह रहे हैं और हमारे माहिर कानून भी ये कह रहे हैं और ख़ुद मसूद साहब भी कि हमने जब पुलिस से रब्ता किया उन्होंने कहा जी उन्होंने इंटरफेयर ही नहीं किया। भाई एक स्टे ऑर्डर है, उसके बावजूद कब्जा हो रहा है, चार दीवारी हो रही है, 40-50 बंदे हैं, चलें इन सबको भी छोड़ दें, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा हो सकती है, दो ग्रुप्स आमने सामने आ चुके हैं, तो पुलिस ने इंटरफेयर ही नहीं किया। इस पर वो क्या कहते हैं? पुलिस क्या कहती है? जी, पुलिस का इस हवाले से इन्होंने जो सीपीओ को, एहसन अब्बास साहब हैं रावलपिंडी सीपीओ, इन्होंने जो उनको एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन में इन्होंने यही ज़मीन का जिक्र किया था कि ये ज़मीन है हमारी, ये कोर्ट मैटर है, चल रहा है और हमें धमकियां दी जा रही हैं और जान से मारने की धमकियां। सीपीओ ने उस पर मार्क की, नीचे डीएसपी को, डीएसपी ने मुतलका थाना रवात को दी, वहाँ पे इनके तफ्तीशी हैं नसीरुद्दीन, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि असल मसला ये है कि ये अदालत में मामला था और अदालती मामला में हम मुदाखलत करें तो हमें अदालत अगले दिन तलब कर लेती है कि ये सिविल मैटर में आपने, पुलिस ने इसको क्रिमिनल क्यों किया। अब इनको एक चाहिए ये था कि ये धमकियों की सिंपल एक एप्लीकेशन अलहदा से देते। पुलिस के जो एक थाने रवात के एक अफसर ने ऑफ द रिकॉर्ड में मुझे कहा, उन्होंने कहा ये अगर हमें अलहदा से एक दरख्वास्त देते कि हम लोकल लोग यहाँ के रहने वाले हैं, बाहर से लोग आके हमारी आबाई ज़मीनों पर कब्जा करना चाह रहे हैं, तो उस पर एक अच्छी कार्रवाई बन सकती थी, क्रिमिनल कार्रवाई जो उस पर की जा सकती थी, एक जो इसमें इन पे दफात लग सकती। कहते हमारे पास मैक्सिमम इख्तियारात ये होते हैं कि अगर ज़मीन के मामले में कोई झगड़ा हो रहा है तो दो पार्टियां या फिर झगड़ा कर रही हैं तो हम कलंदरा दे के दोनों को बंद कर देते हैं। जब हम हवालात में बंद करते हैं दोनों को तो वो अमूमन आपस में बैठ के पैचअप कर लेते हैं बातचीत के ज़रिए। लेकिन वो कहते हैं इस मामले में अदालत का जिक्र इनकी दरख्वास्त में खुद मौजूद है, तो जब अदालत का जिक्र दरख्वास्त में आ जाता है तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि हम उस पर कार्रवाई करें। दूसरा, जब उनसे मैंने ये कहा कि स्टे ऑर्डर मसूद साहब के पास मौजूद था, तो स्टे ऑर्डर के बावजूद अदालत ने उसे स्टेटस को रखने के लिए कहा था, तो जब वो कब्जा कर रहे थे तो आप लोग सो रहे थे, आपको जब बुलाया गया उन्होंने कहा जी हमें स्टेटस को के ऑर्डर इन्होंने उसी वक्त ला के दिखाए हैं। तो जब हमने जफ़र साहब को कहा कि आप ये कर रहे हैं तो जफ़र साहब का आगे से जवाब ये था कि अदालत में मैटर है, ये स्टे 443 है। बात यह है कि वो पुलिस ये कहती है कि जफ़र साहब हमें जो कह रहे हैं कि ये मैं अपनी ज़मीन पे बना रहा हूँ, अब अपनी ज़मीन इनकी कौन सी है उनकी कौन सी है, कि पुलिस कहती है कि हमने तो ये डिफाइन नहीं करना, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई झगड़े की कार्रवाई करके दोनों को बंद कर देंगे कलंदरा दे के,
ताकि दोनों अंदर बैठ जाएं नहीं, हवालात लेकिन में। और नहीं, नुस्खे लेकिन हमने आमा का राजा रखा साहब हो। उसमें जब किस स्टे ऑर्डर हो किसी ज़मीन के ऊपर और कोई दूसरा ग्रुप उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, तो अमलदारी उसकी स्टे ऑर्डर पर अमलदारी पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? असल मसला पता है क्या है? इनका खसरा है 442, हाँ। जफर का खसरा है 443। जफर ने कहा कि इनको, जफर ने पुलिस को ये आगे से कहा, पुलिस का जो मौकफ है, पुलिस ने कहा कि जफर ने कहा कि ये आपको जो दिखा रहे हैं ये मेरी जमीन का नहीं, ये अपनी जमीन का दिखा रहे हैं और मेरी तो आगे है जमीन। उसने कहा अदालत ये फैसला करेगी, आप कौन होते हैं, पुलिस कौन होती है फैसला करने वाली कि मैं अपनी जमीन पे चारदीवारी कर रहा हूँ या उनकी जमीन पे कर रहा हूँ। जफर ने आगे से उन्हें कहा स्टे ऑर्डर 400 उनके 42 का है, 442 पीछे है। अब पुलिस उधर आके कहती हम फिर खामोश, हम कैसे उसको डिफाइन, तो अदालत ही करेगी ये 442 पीछे है या 443 पीछे है। इस वजह से वो कहता है कि हमने उसको स्टेटस को कि ये जब तक निशानदेही नहीं होती कि ये 442 ये 443, जब वो क्लियर होगा या इनका कोई घर बना हुआ होगा तो फिर उसके बाद हम कहते हैं कि अगर ये बताइए, हमें कहते हैं कि ये स्टेटस हाँ, को है। ठीक है राजा साहब, ये बताइए कि ये इंस्पेक्टर जाहिद जहूर साहब हैं, ये क्या है, ये पुलिस में मुलाजिम है? जी ये पुलिस में मुलाजिम है, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में आजकल इनकी ड्यूटी है। ये जफर जहूर साहब के, इन्होंने भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल, मैं पुलिस को इससे मतलब बिल्कुल मुबर्रा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको उनका मौकफ बता रहा हूँ कि उन्होंने मौकफ अपना ये इख्तियार किया हुआ है कि ये अदालत डिफाइन जाहिर है जब एक कब्जा करने वाले जो दो भाई हैं उनमें से एक शख्स जो है वो इंस्पेक्टर होंगे पुलिस में मौजूदा, हाजिर सर्विस अफसर होंगे, तो उनके होते हुए पुलिस ने तो फिर यही मौक़िफ़ देना जो हमारे यहाँ का कल्चर रहा है, हमारा जो होता है, पुलिस ने तो ये मौक़िफ़ देना कि भाई ये तो अदालती मामला है, हम कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं, हमें तो उन्होंने कागजात दिखा दिए हैं, हमें तो ये खसरा नंबर है, फैसला तो अदालत करेगी। तो इसमें बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर साहब जो हैं ये उनके होने की वजह से भी पुलिस का ये वाला मौक़िफ़ सामने आ रहा है। जी ये बिल्कुल इसी तरह है, ये उस ऐसे ही मौक़िफ़। एक बड़े अच्छे अफसर हैं थाना रवात में जिन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें बताई हैं, उन्होंने कहा इन्हें चाहिए कि ये धमकियों की, जान से मारने की, असले की, इन चीज़ों की कि हम थ्रेट दे रहे हैं, इस चीज़ की एक सिंपल अलहदा से एप्लीकेशन दे जिसपे पुलिस प्रॉपर कार्रवाई करेगी। अच्छा। और फिर पुलिस पाबंद होगी उस पर कार्रवाई करने तो की। ठीक है, बिल्कुल सही है, आप ऐसा ये करेंगे तो ये तो ठीक है, लेकिन मलिक असगर साहब आपने नहीं इस बात पर गौर किया कि आप तो खुद वकील हैं कि एक दरख्वास्त अलग से देनी चाहिए थी जिसमें आप मेंशन करते हैं कि जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, असले के जोर पर ये किया जा रहा है, तो वो एक अलग से दरख्वास्त दे देते तो उस पर शायद कार्रवाई हो जाती, जो कि पुलिस कह रही है, बहाना भी ना रहता। जी 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 सर, जो एप्लीकेशन इन्होंने दी है उसमें भी ये सारा मवाद मौजूद है कि जनाब हम जिस वक्त मना करते हैं वो हमें जान से मारने की धमकियां देते हैं, और ये सारा कुछ मवाद मौजूद है उस एप्लीकेशन में। बेसिकली पुलिस वाले कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। पुलिस वाले जो ये बहाना ढूंढते हैं जी कि इन्होंने कहा है कि दीवानी केस चल रहा है। अब देखें, हम जो कह रहे हैं पुलिस वालों को, हम तो उस दीवानी केस के जो दीवानी कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम कह रहे हैं। हम तो उसकी मुखालफत में नहीं कह रहे हैं कि आप खुदा न खास्ता जो कोर्ट का ऑर्डर है आप उसको नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं ना, आप जब उन्होंने ये कह दिया, चले ये मैं पूछ लेता हूँ मियां असलम साहब से। मियां असलम साहब जब पुलिस के पास वो पुलिस वहां पर आई मिसाल के तौर पे, उन्होंने कहा कि जी ये हमारे पास आए हैं एप्लीकेशन लेकर लोग के जी आप उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई नहीं है तो हम अपनी ज़मीन पर बना रहे हैं, देखो हमारा खसरा नंबर 243 है। तो अब एक प्लॉट के दो दावेदार निकल आए, एक कह रहा है कि जी 243 नंबर ये है, दूसरा कहता नहीं 243 नंबर ये नहीं है, ये वाला है। तो अब इसका फैसला जो है वो करना है शायद पटवारी ने, तहसीलदार ने, उन लोगों ने। अब पुलिस, यहाँ पर पुलिस का रोल क्या बनता है? क्या वो पटवारी को फौरन बुला के पूछे हाँ भाई कौन सा किसका खसरा नंबर है जरा बताओ ताकि मैं फैसला करूं, या फिर वो अदालत के ऊपर छोड़ दे पुलिस? इसमें खान साहब बड़ा सादा सा मामला है, इसको पुलिस ने आज खुद उलझाया है मसले को, मसला सारा बगाड़ा है पुलिस ने। ये मसला 10 मिनट में हल बदनीयती लगती है आपको? सारी बदनीति पुलिस की है। ये मसला 10 मिनट में हल हो सकता था। जब 40-50 बंदे वहाँ गए कब्जा करने, क्यों ऐसा हुआ? लॉ एंड सिचुएशन क्यों नहीं मेंटेन की उन्होंने? क्यों वहाँ बंदे मसला होकर गए हैं? क्यों कब्जा क्यों हुआ? आप कहाँ थे उस वक्त? क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? ये पुलिस की मैलाफाडी है। इससे साबित होता है कि पुलिस के साथ मिली हुई है, वरना किसी को यहाँ 10 बंदे कब्जा कर रहे हों तो पुलिस वाले इंटरफियर ना करे, इट मीन कि वो उसके साथ मिले हुए हैं। सेकंड ये है कि ऐसा जब वहाँ मौके पर आता, कहता भी आप कब्जा करने आए हैं, आपका क्या स्टेटस है?
जिसकी मैंने कब्जा का उसका क्या स्टेटस है, उसका 43 है, उसका 443 है, उसका 442 है। इमीडिएटली रेफ़र करता है मैटर तहसीलदार को कि भाई आप काइंडली मौके पे आएँ, इसकी डिमार्केशन करें और करके मुझे बताएंगे इनका कौन सा है, इनका कौन सा है। तो फौरी तौर पर इंटरफियर करता है। उसने तो इंटरफियर ऐसे किया ही नहीं, ऐसे किया कि भाई मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं, मैं फारग हो गया हूँ। अगर उसने दरखास्त में लिख दिया है कि मेरा मुकदमा चल रहा है और मुकदमे मेरा स्टे ग्रांट हुआ है, इसका मतलब कोई इलीगलिटी नहीं है, ये दरखास्त गलत है, ये तो कोई बात ना हुई। जब दरखास्त डिस्क्लोज करती है ऑफेंस अंडर सेक्शन एज पर द सेक्शन 154 CRPC का अगर ऑफेंस डिस्क्लोज होता है तो वो FIR लॉन्च करें। ये कहना है इसमें कोर्ट का जिक्र क्यों किया, फिर अगर नहीं जिक्र करें फिर कहेंगे ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है, आपने बराबरली बताया नहीं है, आपने छुपाया हुआ है। भाई उसने सारी बात बताई है कि मेरा मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, मुझे स्टे मिला हुआ है, मेरी ज़मीन पे काबिज हो रहे हैं लोग, कब्जा कर लिया है, इसके बाद आप मुझे थ्रेट कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो पुलिस ने ये कहना जी आपने कोर्ट का जिक्र क्यों किया, ये गलत ही बात है। मैं कहता हूँ ये सारी मिस हैंडलिंग पुलिस की है और सारा इशू पैदा हुआ पुलिस का है, चूँकि उधर पुलिस का इंस्पेक्टर शामिल है, उसकी मौजूदगी में कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती तब तक हायर ऑफिसर इंटरफियर न करें। हमारे प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी हायर पुलिस ऑफिसर हैं वो इंटरफियर करते ही नहीं है। ठीक है जी, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। एजाज आलम साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये एक ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी रहते हैं मसूद हुसैन साहब, इनका रवात में कुछ रकबा है। मैं आधे मिनट में आपको इसलिए स्टोरी बता रहा हूँ कि आप कमेंट करना आसान रहे। एजाज साहब, मामला ये है कि दो भाइयों ने इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, चार दीवारी करा ली स्टे ऑर्डर के बावजूद। अब और वो एक साहब जो हैं वो इंस्पेक्टर हैं पुलिस में और दूसरे साहब जो हैं वो कर्नल रिटायर्ड हैं। अब जाहिर है दोनों बासर भाई हैं, शख्सियात हैं, उन्होंने इन पर कब्जा कर लिया। चलें कोई बात नहीं, ये ताकतवर हैं तो रियासत से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। यहाँ तक भी ठीक है, मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसके बाद ये हुआ कि जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं एजाज आलम साहब। अब सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप जानते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन है इनका नए पाकिस्तान को बनाने में और नया पाकिस्तान का ख्वाब देखने में, और जो हुकूमत आई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने किस तरह से इनको सपोर्ट किया हुआ है। तो जवाब में इनको क्या मिल रहा है, उनको क्या मिलना चाहिए? इनको जवाब में अच्छी पुलिस मिलनी चाहिए आपकी तरफ से, इंसाफ मिलना चाहिए पुलिस की जानिब से, शायद वो नहीं हो रहा। एजाज आलम साहब जी, असदुल्ला साहब बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो ताकतवर है, ये जिस तरह पुलिस वाले जिस तरह ये ओवरसीज के साथ होता है, ये जो पुरानी प्रैक्टिस है और ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि वो लोग जो पाकिस्तान के लिए इतना सोचते हैं, और हमेशा इमरान खान साहब तो इनके बारे में बहुत पॉजिटिव राय रखती हैं और पाकिस्तान की मैशियत में ये ओवरसीज का एक बहुत बड़ा किरदार है। और ये जिस तरह इनके साथ हुआ है, और ये इनके साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं कि जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने, लेकिन आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन लोगों के साथ जो कर रही है, लाहौर में आपने देखा है, और जो इनके साथ हो रहा है, ये असदुल्ला साहब, इन्हें आप मुझे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे, मुझे जाती तौर पर मिले। जो भी इनके साथ ज्यादती हो रही है मैं इनके साथ हूँ, इनको जो भी धमकियां मिल जाए वो। जहां तक कि पुलिस इनको एंटरटेन नहीं कर रही सर एजाज आलम साहब, पुलिस इनको रिफ्यूज कर दिया कि जी मामला आप अदालत में जाके निपटें। अब वहाँ मौके पर कोई झगड़ा हो जाए, खुदा ना खास्ता को गोली चल जाए और वो असले से मुसल्ला थे, कोई किसी की जान चली जाए तो सर कौन देखें। असद, लॉ एंड ऑर्डर को तो कंट्रोल पुलिस ने करना है ना, अदालत ने तो नहीं करना, ठीक है। और अगर उनको थ्रेट मिल रहे हैं तो ये पुलिस का काम है। ये साहब मुझे आप इनका कांटेक्ट दे दें, मैं खुद रब्ता कर लेता हूँ इनसे। इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो ये मुझे बताए, इंशाल्लाह इनका मसला हल होगा। बिल्कुल ठीक है। और एजाज साहब एक सवाल बस आपसे मैं और करना चाहूँगा कि हम चूँकि ये प्रोग्राम करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में जो बुनियादी तौर पर एक तो होता है ना, चलिए अदालत में मामला चल रहा है, अदालत ने आपको इंसाफ देना है, लेकिन छोटे छोटे और उसमें मसले होते हैं। एक पर्चा करा दिया जी, क्रॉस पर्चा करा दिया जी, धमकियां देना शुरू कर दी। यानी हम देखते हैं कि पुलिस का जो किरदार है वो बड़ा नाइंसाफी पर मबनी होता है अक्सर औकात, क्योंकि एक बड़े इशू में छोटे छोटे ज़िमनी इशूज का बहुत सारे बन जाते हैं और वो उसकी रेमेडी जो है वो पुलिस के पास होती है। तो मैं आपसे सिर्फ जानना ये चाह रहा हूँ कि पुलिस में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ करने की ख्वाहिश जो है वो कितनी जांफिशानी के साथ इस वक्त नई हुकूमत के अंदर मौजूद है और उस सिलसिले में काम क्या हो रहा है? क्योंकि पुलिस ठीक होगी, पुलिस में रिफॉर्म्स होंगी तो उसके समरात आम लोगों को मिलेंगे, वरना नहीं मिल सकते। ये बिल्कुल तो आप सही कह रहे हैं, ये हथकंडे हैं इनके ना काम करने के कोई भी। अभी मेरे पास एक ऐसे साइल आए हैं जिनका अदालत ने ऑर्डर कर दिया है कि इनका FIR कर दी जाए,
और वो जनाब SHO कहते जी मुझे SP साहब कहेंगे तो मैं FIR काटूंगा। और वो मैंने उनको फोन करके कहा यार खुदा का नाम लो, आप ना किसी जज की मानते हो, आप कहते हो मेरा SP कहेगा तो मैं करूंगा, वो खुदा का खौफ करो। तो ये पुलिस में के कुछ तबका ऐसा है जो कि ये अपने इख्तियारात नाजायज इस्तेमाल करता है, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें रिफॉर्म आ रहे हैं, जिससे ये मैं समझता हूँ कि ये पुलिस में जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे ये लोग इस तरह ही अपनी हरकतें करते रहेंगे। और मैं फिर आपको ये कहता हूँ कि असदुल्ला, ये जो भी लोग जिनके साथ ये ज्यादती हुई है ये मेरे साथ राब्ता करें, इंशाल्लाह इनके साथ इंसाफ होगा। बहुत शुक्रिया एजाज आलम साहब, शुक्रिया इस बात का भी कि आपने वक्त दिया, और शुक्रिया इस बात का भी कि आपने ऑफ़र किया है कि जी मुझसे रब्ता करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। इस बात का तौर पर शुक्रिया। आप इंसानी हुकूक के वज़ीर हैं और आपकी ज़िम्मेदारी भी है कि आप इंसानी हुकूक का ख्याल रखें, और किसी के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप उसमें किरदार अदा करें, जो कि आपने किरदार अदा करने की हामी भरी है। आपका बहुत शुक्रिया। अब मसूद साहब, एक तो आप इनसे रब्ता कर लीजिएगा इसी प्रोग्राम के रेफरेंस से कि जी उसमें बात हुई थी, और अगर जो है वो अपना वजीर साहब कोई किरदार अदा ना करें तो फिर आप दोबारा हमारी टीम को बताएं, फिर हम अगले प्रोग्राम में आपको 5 मिनट के लिए दोबारा ले लेंगे और आप हमारे प्रोग्राम में आकर बता दीजिएगा कि वजीर साहब ने वादा तो किया था लेकिन वजीर साहब ने वादा पूरा नहीं किया और पुलिस से रजू नहीं किया, और या हमें वहां से रिलीफ नहीं दिलवाया। तो ये तो आप जो है वो कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसमें आपकी बात, आप कुछ बात कर रहे थे, मुकम्मल कर लें, फिर मैं मसूद साहब का इस पे मौक़िफ़ लेता हूँ। जी मियाँ साहब। जी, मैं कह रहा था कि इस मसले में सारी बददियानती पुलिस की है। जब कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, उस कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किसने कराना है? वो पुलिस ने कराना है। ये कहना है कोर्ट में इशू चल रहा है, क्या कोर्ट मौके पे आके इम्प्लीमेंट कराएगी आके? ऐसा नहीं होता। ये जब उसकी दरख्वास्त आ गई है, आप फ़ौरन कार्रवाई करें। 506 PPC की वो 3 ईयर उसकी कन्विक्शन है। अगर उसके वेपन था वो 506(2) में आता है PPC में, उसकी भी 3 साल कन्विक्शन है, बल्कि इससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन ये कहना है कि जी लिटिगेशन पढ़ने का हम कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप जो जराइम पेशा लोग हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बहाने बना रहे हैं। ये नाहली नालायकी पुलिस की है और इस मसले को हल करना नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? वजह उसकी यही है कि उधर पुलिस इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है, साथ में कुछ उनकी ऑलरेडी मिली भगत है। ये बंदा मुल्क से बाहर रहता है, उसको आना जाना मुश्किल है, वो इनको परसू नहीं कर सकता है, और कोर्ट से उसने जो लीगल वे ऑप्ट कर सकता था उसने कोर्ट से स्टे भी ले लिया है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा रहे, तो इसका डिसऑनेस्टी है। मैं समझता हूँ कि इसको पुलिस को चाहिए कि माशरे में जो ओवरसीज हैं इनको प्रोटेक्ट करें। ये माशरे के इंतहाई इंपॉर्टेंट शहरी हैं, ये पाकिस्तान की इकानमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, मुल्क का एसेट हैं, इनको मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। ये बाहर जाके इनको अपने बहन भाइयों से, वालिदैन से, मुल्क से बहुत मोहब्बत डेवलप हो जाती है बेचारे, क्योंकि देश से बाहर होते हैं। इसलिए इनको तहफ़्फ़ुज़ देना इनकी ज़्यादा ड्यूटी बनती है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ओवरसीज को तो बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ देते ही नहीं है, बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज में जो जराइम पेशा लोगों के साथ मिल जाते हैं कि उनको बहाने बताते हैं, तरीके बताते हैं कब्जे करने के, कब्जा करवाते हैं, मेंटेन करवाते हैं, और एक अपना शेयर वसूल करते हैं। और मैं नहीं समझता हमारे माशरे में IM ऑफ द कन्फर्म व्यूज़ 80% मसाइल पैदा किए हैं पुलिस के हैं। पुलिस का इंसाफ पे मबनी एटीट्यूड ही नहीं है, इंसाफ दिलाने का व्यू ही नहीं है, इरादा ही नहीं है, और उसके बहाने ढूंढते हैं। और ये जिस तरह उन्होंने बात की है कि जी कोर्ट में केस चल रहा है, भाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, उसकी तफज़ किसने करना ऑर्डर का? कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किसने कराना है? आप कोर्ट ने तफज़ दिया है उस अग्री पर्सन को, मसूद को, जो कोर्ट में गया है, तो आप उसकी तफज़ देने की बजाय तो आप तफज़ दे रहे हैं। भाई वे हो कि आप FIR लॉन्च नहीं कर रहे, वो थ्रेट्स एक्सटेंड कर रहे हैं, वो डरता बेचारा करीब नहीं जाएगा, इसका उनका मकसद कामयाब हो जाएगा। भाई बंदे खुदा, आपकी ड्यूटी है फौरी तौर पर मसले को हल कराएं। और मैं समझता हूँ कि अभी भी इनके लिए अच्छा मौका है कि बजाय इनको तंग करने के, परेशान करने के, इन लोगों की मदद करें। जो गरीब पर्सन है, जो मजलूम है, जो जिसके साथ ज़्यादती की जा रही है, उसका मसला हल करें। आप फौरी तौर पे मैटर रेफर करें तहसीलदार को कि 443 442 तयन करें, उसकी कब्जा उसके हवाले करें, मसला खत्म हो जाए। जी बिल्कुल सही है। जी मसूद हुसैन साहब, आपने बड़ी लंबी मुख्तलिफ लोगों के डिस्कशन सुनी, अब क्या कहते हैं आप? मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि हम जब ये ऐसी प्रॉब्लम पड़ी है ज़मीन की, तो हम जब अदालती कार्रवाई शुरू की है, उसके बाद स्टे हुआ, स्टे के बाद जब वो नहीं रुके तो हम CPO दफ्तर में हमने गए, उनको हमने दरख्वास्त दी, उन्होंने मार करके DSP के पास भेजी है। DSP साहब ने जो है ना वो दस्तखत करके थाने रवात के जो SHO साहब हैं उनको दी है। अब उनको दी है तो उन्होंने दोबारा जो है वो SP के पास भेज दिया है। SP साहब ने दोबारा जो है ना DSP के साथ भेज दिया। अब हमको तो ये बगा रहे हैं बहुत सारा,
बहुत हम मुसीबत में है कि हमकी मतलब है कि SPO के बाद थाने रवात में आई, थाने रवात से वापस दरखास्त उधर चलेगी। हमको तो ये भी समझ नहीं आती है कि हम क्या करें। तो इसलिए हम जो है ना मीडिया के थ्रू अब इसलिए हुए कि हमारी तो पुलिस भी जो है वो नहीं सुन रही। हमको ये पता हमको नहीं है कि हम ज़्यादातर बैरून मुल्क रहे, इंग्लैंड में रहे, इसलिए हम इतना हम तो कानून समझते हैं इंग्लैंड का। जो इंग्लैंड होती है पुलिस जो होती है वो फुली जो होती है वो लोगों का तामन करती है। तो हम तो इसी तरह पुलिस में गए, पुलिस ने जब हमारी नहीं सुनी तो हम परेशान हो गए। हम अदालत का जब रुजू किया तो अदालत के तरफ जब गए तो अदालत में जो पेपर जमा करिए, स्टे करिए, तो बाद स्टे के बाद जब उन्होंने बदमाशी के साथ जो दीवार लगाई है वो सारा सिस्टम हमने देखा तो हम तो अभी बहुत परेशान है। परेशानी की वजह से जो है ना हम मीडिया के थ्रू हुए हैं। तो हम तो ये जो है कह सकते हैं कि भाई हमारे लिए भी कोई मदद की जाए, हमारी कोई सुनाई जाए। हम तो ये कहना चाहते हैं। चलें, आप एक तो मसूद साहब रब्ता कर लीजिएगा वज़ीर साहब से भी, और दूसरा जिस तरह से हमारे कानूनी माहिरीन ने तजवीज़ किया है कि आपको एक ये कदम उठाने चाहिए, आपके पास कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, उम्मीद है कि आप और आपके वकील जो हैं वो उस पर भी एक अमल करके रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपका भी, वकार बाबर साहब, राजा काशिफ, मियां असलम परवेज़ साहब, मलिक असगर साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।